नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और उनके भावी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विजेंद्र सैनी आप सब दोस्तों का उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस एनर्जी के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं उस एनर्जी को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि विद्यार्थी इतिहास विषय में समझने के लिए आतुर हैं। राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में जो मुझे फीडबैक प्राप्त होता है, कमेंट्स बॉक्स के मैसेज में देखता हूं और साथ में लाइव मैसेज में देखता हूं, मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। बस मैं यही चाहता था कि जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ें उस सीक्वेंस को आप समझें। किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर के, किसी भी अध्याय के, किसी भी बिंदु में, टॉपिक में यदि हम 8 लाइन रटते हैं, इसके बजाय यदि 10 लाइन पढ़ें और उनको समझ लें तो वो आसान होती है। मेरी भावना आप समझ रहे होंगे कि यदि मान लो हम उत्तर वेद काल की भौगोलिक स्थिति में, मैं आपको जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यदि उस क्लास में मैं आपको लगभग 10 लाइन सिखाता, 10 लाइन रटाता और इसके बजाय आपने यदि 15 पंक्तियों में ठीक तरह से समझा है तो ज़्यादा ठीक है, जिसे क्योंकि वो याद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे ऋग्वेद काल की राजनीतिक स्थिति की। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा मैं राजनीतिक स्थिति के साथ साथ, तो पहले तो मैं हेडिंग डाल दूं उत्तर वैदिक काल की, सॉरी ऋग्वेद काल ने, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, कैसी राजनीति थी इस काल की, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यस, गाजीपुर वाले मेरे दोस्त, पंजाब वाली जो महिला हैं वो, और इनके साथ साथ दूर से जुड़े हुए, बिहार से जुड़े हुए जो साथीगण हैं, मैं उन सब दोस्तों का, सभी दोस्तों की तरफ से तहे दिल से न सिर्फ अभिवादन, नमस्कार और प्रणाम स्वीकार कर रहा हूं, बल्कि उनको जय हिंद और वंदे मातरम के साथ भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद की भी एक प्रतिध्वनि से उन्हें फिर से जागृत करना चाहता हूं कि आज हमारी क्रांति अभी बाकी है, हमारी आज़ादी अभी बाकी है और हमारी आज़ादी जो है वो हमारे अध्ययन से हमें प्राप्त होगी। और वो आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, जो कि हम अपने एक सर्विस को, एक जॉब को प्राप्त करने के बाद प्राप्त करेंगे। मैंने बताया कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीति की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय से कुछ दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे कि सर हमें महाभारत के बारे में बताइएगा, हमें रामायण के बारे में बताइएगा। तो दोस्तों, ये रामायण काल और ये जो महाभारत काल है, इस काल की बात इसी काल की है। जो रामायण काल और महाभारत काल जो हुए वो इसी समय हुए। किस समय हुए? उत्तर वैदिक काल में। जैसा कि समय से स्पष्ट है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उन्हें हम उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के अंदर देख पाते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, एक एक करके उत्तर वेद काल की राजनीति के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले कि एक तो महाभारत का युद्ध कब हुआ, वो ऐतिहासिक चीजें। ठीक है, प्रमाणिक रूप से 950 ईसा पूर्व के बीच जो कुरुक्षेत्र के कुरुवासी थे उनके और पांचालों के बीच तथा कुरुक्षेत्र के आपसी रंजिश के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसे और अधिक उत्खनन सामग्री कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाती। ध्यान दीजिएगा, मैं एक लाइन में आपको समझाऊंगा, कुछ आप समझ लीजिएगा। ऋग्वेद काल में क्या है? ऋग्वेद काल, यहां मैं लिख रहा हूं ऋग्वेद काल में क्या है उसको देखो पहले। अभी खानाबदोश हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, खानाबदोश है। खानाबदोश का मतलब यायावरी, घुमक्कड़ लोग हैं, घुमक्कड़ है। ठीक है, खानाबदोश, यायावरी या घुमंतु जिसको अपन कहते हैं, घुमंतु लोग हैं। यही कारण है कि यहां पर कृषि ढंग से नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है, कृषि नहीं कर पाते, बल्कि इनका प्रमुख पेशा क्या है? पशुपालन है। ठीक है, क्योंकि खानाबदोश है, स्थायी बस नहीं पाए।
जब ये कृषि ढंग से नहीं कर पाते, पशुपालन पर आधारित जीवन शैली है, इसलिए इनके पास खाद्यान्न अतिरेक नहीं है। खाद्यान्न अतिरेक नहीं है, समझ लीजिएगा ये क्या है, खाद्यान्न अतिरेक। इसे अधिशेष भी कहा जाता, अतिरेक अधिशेष। इसका मतलब ये है कि 100 व्यक्ति कोई काम करते हैं और वो 100 व्यक्तियों के बराबर ही कमाते हैं, या 10 व्यक्तियों का कोई एक परिवार है, वो दिन भर काम करते रहते हैं, कोई भी काम, पशुपालन का मान लो, कुछ भी कर लो, और वो अपना ही पेट भर पाते हैं, 11वें व्यक्ति का वो पेट नहीं भर पाते। इसका मतलब सरप्लस उनके पास नहीं है। वो खेती करते हैं तो 10 जनों का पेट ही भर पाते हैं, 11वें व्यक्ति का, 12वें व्यक्ति का पेट नहीं भर पाते। क्योंकि इसलिए खाद्यान्न सरप्लस नहीं है, इसलिए ना तो राजा ज्यादा ले सकता है और ना ही कोई बड़ा प्रशासन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात हुई ऋग्वेद काल की। अब अंतर क्या आता है, अंतर यहां पर क्या आया, उत्तर वेद काल में क्या अंतर आया, एक बार में ही समझ लो। उत्तर वेद काल में क्या हुआ, उत्तर वेद काल में क्या हुआ, उत्तर वेद काल में दोस्तों ये स्थायी भूमि पर बस गए, स्थायी भूमि पर बसावट हो गई, स्थायी भूमि पर बस गए, बसावट हो गई। ठीक है, क्षेत्र कौन सा चुना स्थायी भूमि का, नदियों का उपजाऊ क्षेत्र चुना है, दोआब को चुना, नदियों का क्षेत्र है, इसका मतलब उपजाऊ क्षेत्र है, वहां स्थायी भी बस गए। इसलिए अब पशुपालन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, अब कृषि इनका प्रधान पेशा हो गया। ठीक है, कृषि जो है इनका प्रमुख पेशा हो गया, जबकि पशुपालन जरूरी होता है खेती करने के लिए, पशु शक्ति के लिए, हल चलाने के लिए बैल जरूरी है, दूध खाने के लिए भैंस जरूरी है, गाय जरूरी है, और गाय होगी तो ही तो बैल आएंगे, हैं, भैंस होगी तभी तो भैंसा आएगा। तो पशुपालन साथ में कृषि का सहायक व्यवसाय है, वो चल रहा है। खेती ठीक ठाक जगह हुई है, खाद्यान्न सरप्लस हो गया। इसका मतलब 10 लोग जो काम कर रहे हैं वो 15 लोगों का उत्पादन करने लग गए। अच्छी जगह खेती की, 10 लोगों ने काम किया, 15 लोगों का काम उत्पादन कर लिया, अर्थात 10 क्विंटल अनाज तो 10 लोग खा जाते हैं वर्ष भर में, ये 15 क्विंटल अनाज पैदा करने लग गए। इसका मतलब 5 क्विंटल सरप्लस हो गया। अब इस 5 क्विंटल अनाज को कौन लेके जाएगा, इस 5 क्विंटल जो अनाज है उसको लेकर के जाने वाले जो लोग हैं, यस मेरे गुजरात से जुड़े हैं मेरे साथी, वेरी गुड मॉर्निंग, यस, तो मैं फिर बताऊंगा आपको, हाँ पाडा तो 10 जनों ने 10 क्विंटल अनाज पहले पैदा करते थे और 10 जने खा जाते थे उसको। अब जो, हाँ, इस भैंस का जो बच्चा होता है जिसको हम बैल की जगह जोतते हैं वो पाड़ा ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाड़ा, पाड़ा जिसको खेत में जोता जाता है। ओके, हाँ, मैं बात बता रहा था आपको कि 10 जने पहले खेती करते थे, 10 का ही अनाज पैदा कर पाते थे, 11वें का नहीं। अब 10 जने खेती करते हैं, 15 क्विंटल अनाज पैदा हुआ, खाएंगे तो 10 क्विंटल ही, क्योंकि पेट की भूख उतनी है, वो नहीं बढ़ी, उत्पादन बढ़ गया। अब 5 व्यक्तियों का अतिरिक्त पैदा करने लग गए, 10 का 15, तो सरप्लस कितना हुआ, प्लस में कितने आ गए, 5। अब वो 5 व्यक्ति फ्री हो गए। अब इन 5 में से कोई व्यक्ति हो सकता है कि राजा का कर्मचारी बन जाए, एक व्यक्ति हो सकता है कि कोई पुरोहित बन जाए, एक व्यक्ति हो सकता है वो सैनिक बन जाए, एक व्यक्ति हो सकता है कि वो जुलाहा बन जाए, वस्त्र बनाने वाला बन जाए, एक व्यक्ति हो सकता है कि वो जो है वो अन्य शिल्पकार बन जाए। ठीक है, इस प्रकार से हर परिवार से 5-5 जने फ्री होने लग गए। प्रत्येक खेती करने वाले किसान परिवार ने 5 का अतिरिक्त सरप्लस कर दिया, और परिणाम अब दूसरे धंधे जो थे वो विकसित हो गए, शिल्प वगैरह विकसित हो गए। शिल्पकार ने बढ़िया शिल्प उत्पादन किया, जुलाहा ने बढ़िया कपड़ा बनाया, सैनिक ने सेवा करनी शुरू कर दी, पुरोहित ने यज्ञ बढ़िया करने शुरू कर दिए, और कर्मचारियों ने राजकाज बढ़िया करना शुरू कर दिया। इसलिए व्यवस्थित सिस्टम शुरू हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न सरप्लस जो था उसने एक राज्य की नींव डाली। समझिएगा बात को, इससे क्या हुआ, खाद्यान्न सरप्लस पैदा हो गया। खाद्यान्न अधिशेष जो अपने शब्दों में अपनी क्वेश्चन पेपर में जो नजर आता है, खाद्यान्न अधिशेष। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्तों, इस खाद्यान्न अधिशेष से सब घटनाएं होगी। इससे क्या हुआ, इसे ये खाद्यान्न अधिशेष राजा को मिलेगा, तो राजा कहेगा कि भैया ये दे दिया करो आप चुपचाप, तो अब कर लगाने लग गया राजा, और करों से राजा शक्तिशाली हो गया,
राजा क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। अब राजा बनने के लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। राजा शक्तिशाली होगा तो आनुवंशिक होगा कि नहीं होगा, होगा, अपनी बेटे को बनाएगा, पावर में है भैया, आनुवंशिक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि राजा का जो प्रशासन है वो भी शक्तिशाली हो गया, क्योंकि अब कर लेना है, पहले तो कर लेते नहीं थे, अब कर लेने वाला बागदूत और संग्रहित प्रशासन चाहिएगा। ठीक है, ओके। इसी की तरह दोस्तों अब पुरोहित जो है वो भी अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, और तो और लोगों को कहेंगे कि दान दे दो, गाय भी दे दो और धन भी दे दो, गाय और यज्ञ करवाओ, और नहीं करवाओगे ना तो नरक में जाओगे, डराने लग गए। समझ रहे हो, पुरोहित भी, तो पुरोहित भी उस खाद्यान्न सरप्लस को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसी के कारण शिल्प कार्य विकसित हुए। शिल्पकार, चूंकि किसान जो है उस किसान के साथ संबंध बन गए शिल्पकारों के कि तुम हमें अनाज दे देना, हम तुम्हें कपड़े दे देंगे। किसान ने कहा कि मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा, तुम मेरे बाल काट देना। किसान ने कहा कि तुम मुझे मटके दे देना, मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। किसान ने कहा कि तुम मुझे जो है वो जो भी वस्तुएं चर्मकार से कि तुम मुझे जूतियां दे देना, मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। तो वस्तु विनिमय से अन्य शिल्पों का विकास होना शुरू हो गया उत्तर वेद काल में, इसलिए एक व्यवस्थित सिस्टम शुरू हुआ। और इसी व्यवस्था को हम किस में देखते हैं, समझने की बात है दोस्तों। जो समझ गया सो पूरा खेल खेल गया, जो नहीं समझ पाया वो खेल में पीछे रह गया। जब स्थायी रूप से जो पंचजनों की बात करते हैं, यहाँ पर राज्य को चलता फिरता राज्य था, उसे क्या कहा गया, जन। लेकिन उत्तर वेद काल में राज्य स्थायी बस गया, इसलिए पद लग गया उसके, क्या कहा गया उसको, अब जनपद कहलाया। इसलिए जहां ऋग्वेद काल में हम जनों की बात करते हैं, पंच जन वगैरह, जन जन, उत्तर वेद काल में स्थायी बस गए, और अब उस जगह की पहचान उस जमीन के आधार पर होने लगी। बोले कौन सा जनपद है, बोले भाई पंचाल है, पांचाल है, कौशल है, अंग है, चेदी है, कुरु जनपद है। तो क्षेत्र के आधार पर पहचान होने लगी, और जब क्षेत्र के आधार पर पहचान होने लगी तो जनपद कहलाए। अब सब जनपदों में राजा शक्तिशाली है, क्योंकि राजा के पास में टैक्सेशन है, लड़ाई झगड़ा होने लग गया, आपस में लड़ने लगे। अब अनार्यों वाली बात को याद नहीं रखा, अब आर्य आपस में गल गए। समझ रहे हो, आर्य आपस में लड़ने लगे। इसके सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि महाभारत जो कि 950 ईसा पूर्व में होने के साक्ष्य मिलते हैं, उसमें हालांकि जो हमें महाभारत महाकाव्य में जो गौरवमयी गाथा दिखाई गई उस तरह का कुछ भी साक्ष्य से नहीं मिला। हस्तिनापुर के उत्खनन से कोई भी पक्की ईंट प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब जिस इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं, जिस गौरवशाली उसकी बात करते हैं, वो उस तरह के नहीं थे जैसे कि हमें हमारे पुराने ग्रंथों में दिखाया गया, क्योंकि ये ग्रंथ गाथाओं के रूप में, प्रशंसा के रूप में गुप्त काल में लिखे गए थे। तब काफी भौतिक विकास हो चुका था, लेकिन उत्तर वेद काल की खुदाइयों से, विशेषकर हस्तिनापुर की खुदाइयों से हमें उस तरह के भवन प्राप्त नहीं होते जिस तरह के भवन हमें महाभारत में दिखाए गए। ठीक, ओके प्यारे दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल जो है उसकी राजनीति की बात आज हम कर रहे हैं, और उसमें आपने काफी समझा कि ऋग्वेद काल में क्या था और उत्तर वेद काल में क्या था। फर्क क्यों आया, क्योंकि स्थायी रूप से बस गए। ऋग्वेद काल में घुमक्कड़ है, खानाबदोश है, घुमक्कड़ है, घुमंतु है, इसलिए खेती नहीं कर पाते, पशुपालन प्रमुख है, इसलिए खाद्यान्न अतिरेक नहीं है, इसलिए राजा भी बेचारे को ना रोटी दे दी जाती, बोले ले रहे खा ले, सब्जी बच रही है चल ले ले, राब बच रही है ले ले राबड़ी चल, तो बलि कहा जाता था उसको। राजा के पास नियमित कर नहीं थे, जो स्वेच्छा से दे देते बलि, इसलिए राजा शक्तिशाली नहीं था। ठीक है ना, सभा समिति जब भी राजा को वो करता है ना, बोले चुपचाप हट पीछे जा, तो यहां पर राज्य चलता फिरता था, जन था। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर स्थायी भूमि पर बसावट हो गई है, और वो स्थायी भूमि नदियों का क्षेत्र है, इसलिए खेती अच्छी उत्पन्न होने लगी। वही हड़प्पा सभ्यता के लोगों की तरफ बढ़िया खेती करने लग गए। खेती करेंगे तो अच्छी खेती करेंगे, 10 जने पूरे परिवार के 10 जने काम कर रहे हैं, 15 जनों का अनाज पैदा कर रहे हैं, 20 जनों का अनाज पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब 10 जने और कोई काम करेंगे तो भी अनाज की कमी नहीं रहेगी। तो दूसरे काम शुरू हो गए, जैसे शिल्पों का काम शुरू हो गया, पुरोहितों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, और प्रशासन लंबा चौड़ा हो गया, क्योंकि अब खाद्यान्न आ गया ना किसानों के पास, प्रत्येक किसान के पास 5-5 बोरी एक्स्ट्रा पड़े। राजा तलवार लेकर कहेगा, बोले दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो समझ रहे हो ना।
अब राजा को, अब वो टैक्स उस किसान से इतना लेना है, उस किसान से इतना लेना है, उस किसान से इतना लेना है, उस शिल्पकार से इतना लेना है, उससे इतना लेना है, हिसाब किताब रखो रहे। तो हिसाब किताब रखने के लिए एक तो कितना आया, उस धन को देखो, खाद्यान्न को, ऋण को देखो, शिल्पों को देखो, तो उसका नाम तो संग्रहित्र हो गया, कोषाध्यक्ष। और एक बेचारा भाग भाग करके इधर से उधर से वो टैक्स कलेक्शन करता था। इस किसान से लाओ रहे, रामुड़ा दे दे भाई, श्यामुड़ा दे दे भाई, रूड़ा दे दे रहे, कजोड़ा दे दे रहे, धूड़ा दे दे रहे। तो इस तरह से वो कलेक्ट करता था भाग भाग करके, उसका नाम था भागदूत। तो प्रशासन बड़ा हो गया, भागदूत, समझ पा रहे हैं आप? यस, इस तरह से प्रशासन बड़ा हो गया। और राजा भी चूंकि धन आ गया, अब उसने आनुवंशिकता के दावे ठोक दी, आनुवंशिकता के, बोले मैं आनुवंशिक हूं। और जो बेचारी सभा समिति थी उनका महत्व समाप्त हो गया, सभा और जो समिति थी उसका महत्व समाप्त हो गया, वो कमजोर पड़ गई। क्योंकि राजा जो है वो कहता था कि मेरी सलाह में सलाह मिलाओ, भले अथर्वा वेद में नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि महाभारत में जो कुछ है वो पूरी तरह फेक, ऐसा नहीं है, लेकिन जो वैभवशाली चीजें दिखाई गई उस तरह की चीजें वहां पर नहीं प्राप्त हुई। ओके, तो सभा और समिति को भले अथर्वा वेद में आप प्रजापति की दो पुत्रियां कह रहे हो सम्मान देने के लिए, अथर्वा वेद में इनको क्या कहा गया? प्रजापति की पुत्रियां कहा गया, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, कि पुत्रियां कहा गया, यानी सम्मान आप दे रहे हो। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? दुख की बात है, हमारा समाज शुरू से ही जिसको गिराना चाहता है उसको पद ऊंचा दे देता है, दोगलापन है। आज की राजनीति में देखो, राष्ट्रपति को सबसे ऊंचा पद दे रखा, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उसकी आपको पता है। इसी तरह से सभा और समिति को हो प्रजापति की दो पुत्रियां बनाकर के ऊंचा टांग दिया उनको, अब वो काम की नहीं रही, उनमें दम नहीं रहा। जैसे उत्तर वेद काल के बाद जब महिलाओं की स्थिति गिरती है, महिलाओं पर बंदी से लगाई जाती है, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता है, तब मनुस्मृति में लिखा जाता है कि जहां जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां वहां देवता रमते हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हो, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए हजार परीक्षाएं। इसी महाभारत और रामायण की बात मैं कर रहा हूं। यहां स्थितियां गिरती हैं, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, लेकिन आपने उनको स्थान ऊंचा दे दिया, उनको सती के रूप में दिखा दिया, बस उन्हीं के सतीत्व की परीक्षा। रामायण को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार सीता की अग्नि परीक्षा होती है और किसी की नहीं। तो ऐसा हो रहा है कि अथर्वा वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां बता करके सभा और समिति को ऊंचा पूज्य स्थान तो दे दिया, लेकिन चलबल नहीं रही उनमें। ये बात आप ठोक करके समझ लेना इस बात को कि हमें जो दिखाया गया साहित्य में वास्तविक रूप से वो चीजें यथार्थ में पावर में नहीं थी। पावर में कौन होता है? परिवार के अंदर जब शादी विवाह होता है तो घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसे बड़ी मुश्किल से चला जाता है, उसको हम कहते हैं भाई हमारे तो सबसे बड़ी यही है, जनेऊ उन्हीं के पहना देते हैं, शादी विवाह हम सब काम उन्हीं के हाथ से करा देते हैं। जबकि चलने वाली चलती किसकी है? जो वास्तव में पैसे कमाता है, जिसकी परिवार में चलती है, पिता की। जबकि आगे किसको कर देते हैं? दादाजी को। जबकि चलती किसकी? पिताजी के। ऐसे होना चाहिए। तो वो वाली बात है। प्रजापति की दो पुत्रियां दिखा भले ही दिया गया हो, लेकिन इनकी चलबल इनका खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अच्छी बात है कि आपका जो संकेत, आपके जो मैसेज हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपको ठीक तरह से समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब मैं, ये तो था मेरा एक बेसिक समझाने का तरीका। अब मैं व्यवस्थित रूप से आपको इसको लिखाऊंगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। ओके, ठीक। और हां, मैं यहां पर एक बात और बता दूं, विद्वत तो खत्म ही हो गई, नामो निशान मिट गया विद्वत का। लिखूं क्या? ये लो, विदथ, ये क्रॉस खत्म। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, मोहन शर्मा जी का, जग अंधकार आप मार्गदर्शक हैं, पथ भ्रमित जीवन का आप पद प्रदर्शक हैं, अज्ञानी है ये मन आप ज्ञान के भंडार हैं, जो मेरी पहचान वो सब आपका बलिदान है गुरुजी। भाई इतना भी मत चढ़ाओ, मैं नमन करता हूं आप सबको। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जी भर के कोशिश करूंगा कि आज तक जिस पैटर्न से जो विद्यार्थी पढ़ते आए हैं उनसे डिफरेंट पैटर्न, जिससे कि हम समझ पाए।
कई विद्यार्थी मेरे क्वेश्चंस को देख करके ऐसा लगता है कि अरे साहब आप तो बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हो। लेवल कोई हाई नहीं होता भैया, उत्तर वेद काल तो यही रहेगा। इसकी सामाजिक स्थिति, इसकी राजनीतिक स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति, इसकी भौगोलिक स्थिति तो वही रहेगी। बस मैं एक लाइन ज़्यादा इसलिए पढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको कहानी के रूप में समझ में आ जाए। लेकिन इसका यदि हम 4 ही लाइनें एक एक में समझेंगे कि ऋग्वेद काल की भौगोलिक स्थिति में हमें तो 4 ही लाइन सीखनी है साहब, तो 4 लाइन के लिए आप सिर्फ रटोगे, फिर 4 पंक्तियां इसकी पढ़ेंगे। यदि ऋग्वेद काल की राजनीतिक स्थिति की बात होगी, हमें तो 5 ही लाइन पढ़नी है साहब, 5 ही पंक्ति पढ़नी है, छठी पंक्ति नहीं पढ़ेंगे। तो इसके लिए रट लो, फिर जैसे वेद बनाए गए थे सिर्फ रटना है। समझने के लिए आपको इनके साथ साथ की कहानी पूरी समझनी होगी। और वो मैंने ऐसा देखा, मैं भी पहले कुछ संक्षेप के नोट्सों को पढ़ता रहता था। एक जगह पढ़ता और दूसरी जगह जाते जाते वो कंफ्यूजन आ जाता है कि ये बात मौर्य काल में थी, गुप्त काल में थी, ये प्रशासन की बात वहाँ थी कि वहाँ थी, फिर सल्तनत काल में था कि ये मकबरा यहाँ पर मुगल काल में था। और रटा हुआ बार बार देखता, फिर एग्जाम में तो पक्का मिक्सअप हो जाते, क्योंकि एग्जाम वाले दिन हम जो है ना रात को खूब पढ़ते हैं, रोकते रोकते भी नींद नहीं आती, किताबें खोल के देख लेते हैं। और कहीं की चीज कहीं आते आते 5-6% गलत हो जाते, बड़ा दुख होता था, अपने आप को कोसता था फिर कि क्यों, आखिर मेरी किस्मत खराब है, ईश्वर तूने मेरी परीक्षा क्यों ली। फिर पता लगा कि परीक्षा ईश्वर ने नहीं, हमने खुद ने ली है। हमने शुरू से क्या क्या किया, 5-5 पंक्तियां पढ़ने की आदत डाल दी प्रत्येक टॉपिक के साथ, और वो रटा हुआ वो तो गायब हो गया। फिर जब समझना शुरू किया तो ऐसा समझ में आया कि आज तक भूला ही नहीं। फिर तो मैं सोचता हूं कि हम समझ लें उस कहानी को, वास्तव में क्या हुआ उसको देखेंगे, सच में कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद है। यस, तो दोस्तों विद्वत एक समिति थी, पुरानी क्लास में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था। विद्वत जो थी सबसे प्राचीन जो समिति थी, 4 समितियां बताई थी मैंने, सभा, समिति है, विद्वत और गण। इनके बारे में मेरी पिछली क्लास में आप देख सकते हैं, ऋग्वेद काल के वीडियो में, ऋग्वेद काल की राजनीतिक स्थिति। ओके, चलिए दोस्तों, हाँ तो रटते रटते तो मेरे दोस्तों को स्थिति खराब ही होगी ना, अच्छी थोड़ी ना होगी। ओके, अब हम ले लेते हैं राजनीतिक स्थिति को व्यवस्थित रूप से। मैंने डाल दिया उत्तर वेद काल की राजनीतिक स्थिति, बहुत कुछ समझाने के बाद उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थिति। अब आप लोगों की अपने काम की टू द पॉइंट वाली बात, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। ओके दोस्तों, चलिएगा, ठीक। सबसे पहले यहां पर समझते समझते घुमंतु जन अब क्या हो गए, स्थायी भूमि पर निवास करने लगे, अतः इनका नाम क्या हो गया। अब जन का नाम क्या हुआ दोस्तों, जो जन था उसका नाम क्या हो गया, जनपद। नाम क्या हो गया, जनपद कहा जाने लगा। जैसे 16 जनपद, 16 महाजनपद की बात करेंगे आगे। ओके, जब ये जनपद बने तो स्थायी निवास के कारण बने। कई बार ये जो जन है ना दोस्तों, इन जनों का विलय भी हुआ। जनों का क्या हुआ, आपस में विलय हुआ। जैसे पहले जम के लड़ने वाले मिल गए आपस में, कौन कौन थे, एक है दोस्तों, कौन कौन थे, एक है भरत जन, और दूसरा था पुरु जन। आपस में मिलकर के क्या बन गए, कुरु जन, कुरुवंश, ठीक। इसी तरह से दूसरा जो कृवि था, कृवि प्लस तुर्वस, इन दोनों को मिलाकर के बना दिया गया पांचाल। क्या बनाया गया, पांचाल। और ये दोनों उत्तर वेद काल के प्रतिनिधि है, यानी मैं आगे लिख दूं, उत्तर वेद काल के कालीन सर्व प्रमुख प्रतिनिधि जनपद यही है। कौन कौन से, ये कुरु वाला, कुरु का मतलब जो कौरव जिनको अपन बोलते हैं, कौरव पांडव इस कुल के थे। और पांचाल का मतलब द्रौपदी पांचाली जिसकी थी, ये कौशल राज्य इसको कहा गया था।
ठीक है। पांचाल के आगे जो था कौशल राज्य, उसके आगे विदेह राज्य। कौशल के कौन थे? श्री राम जी। और विदेह के कौन थे? सीता जी। तो लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रमुख कौन से थे? कुरु और पांचाल, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत अधिक थी। ओके, यस, ठीक, ठीक है। थैंक यू दीपक जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यदि आपने अपने सभी दोस्तों को क्लास शेयर की है, रियल में वे जो भटके हुए साथी हैं, कई कई दौर में भटके हुए साथी, वो आपको बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि पिछली बार पटवारी का पेपर, पिछली बार का पटवारी का प्री का पेपर देख लेना आप। जिसको ये कहना है, जिसको ये देखना है, जिसको ये समझना है कि राजस्थान की छोटी एग्जाम का लेवल भी क्या होता है, बस पिछली बार पटवारी का पेपर देख लेना। मेरे भतीजे ने पेपर दिया था, मैं पेपर करके वो मेरे पास आया, कहा कि चाचा इसको सोल्व करना है, मैंने कितने सही किए हैं। आरएस लेवल से ऊपर का लेवल है। आरएस में कभी मैंने ऐसा लेवल नहीं देखा जो पटवारी की पिछली बार की प्री परीक्षा में आया था। पटवारी प्री परीक्षा आज देख लो, कल मिलेंगे हम। सत्य को कोई आईने की जरूरत नहीं होती। डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रवृत्ति है राजस्थान की, और आएंगे, बच नहीं सकते। ओके, यस, ठीक है। हाँ, टाइमिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, रामायण महाभारत उत्तर वेद काल की। ओके, तो दोस्तों, जन स्थायी निवास करने के बाद क्या कहलाए? जनपद। कई जनों का आपस में विलय हुआ, भरत और पुरु का कुरु, कृवि और तुरस का पंचाल। ओके, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। लोह क्रांति ने लोहे के द्वारा कृषि में कुछ रूपांतरण हुआ, कृषि उपकरण बनाए गए, शिल्पों का विकास हुआ, इसे राजा शक्तिशाली बने। ठीक है, मैंने जो बात बताई थी, ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूं यहां पे। लोह क्रांति जिसको हम कहेंगे से कृषि शिल्प में उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, और राज्य को कर प्राप्त होने लगे। राज्य कर प्राप्त कर शक्तिशाली बने, शक्तिशाली बने। राज्य क्या बन गए? शक्तिशाली बन गए। कर प्राप्त करके राज्य क्या बन गए? शक्तिशाली बन गए। ठीक है, और तो और राज्यों के राजाओं ने अपनी उपाधियां भी धारण करनी शुरू कर दी, शपथ लेनी शुरू कर दी। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें राजा की, अब राज्य शक्तिशाली हो गए, राजा शक्तिशाली हो गए। ठीक है ना, अब मैं यहां लिख रहा हूं ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। यहां राजा के द्वारा ली जाने वाली शपथ की बात है। राजा की दैवी उत्पत्ति दिखाई गई है कि ईश्वर पैदा करता है राजा को। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत कहां दिखता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और यहीं पर राजा की शपथ का वर्णन है। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है, राजा की शपथ का वर्णन भी कहां है? इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसी ऐत्रेय ब्राह्मण की बातें मैं आपको यहीं पर एक साथ बता दूं। यहां पर राजा की उपाधियों का भी है, राजा की शपथ भी यही है और राजा की उपाधियां भी यही है। राजा की उपाधियां भी इसी में वर्णित है, और साथ में राज्य के प्रकार एवं राज्य के प्रकार भी यही है। राज्य को कई प्रकारों में बांटा गया, वो भी किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ध्यान देना, ऐत्रेय ब्राह्मण देवी उत्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या करते हैं कि राजा तो ईश्वर के द्वारा निर्मित होता है, राजा तो राजा होता है, राजा बाकी सबसे श्रेष्ठ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्रारंभिक लेवल है। यदि अपन ये बात नहीं करेंगे उत्तर वेद काल में कि जन से जनपद नहीं बन गया, तो फिर इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, आप समझिएगा। तो बिल्कुल बेसिक, जिसको अपन कहते हैं बेसिक लेवल है। और बाकी तो देखो, जितने भी कंपटीशन में मेरे साथी जितने एग्जाम देते हैं, सबकी दृष्टि क्या है, वो क्या सोचता है, वही उसकी सफलता को निर्धारित करती है। किस तरह से चीजों को मैनेज करता है, क्या सोचता है, अपने आप ही क्या निर्धारित करता है, वो खुद तय कर लेता है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ऐसा वो बनाता नहीं है, इसलिए गच्चा खा जाते हैं और असफलता का कारण बनता है। तो पूरा
तन्मय होकर के पढ़िएगा दोस्तों। ओके, अच्छा मैंने बताया कि उपाधियां कौन कौन सी थी। यहां पर आप लोगों को आज मैंने मौका नहीं दिया क्या, ये ले लो फटाफट ले लो, यस फटाफट ले लो उपाधियां फटाफट। राम सही कह रहे हैं, उपाधियां यही है। फिर भी ऐत्रेय ब्राह्मण की उपाधियों के बारे में बात करेंगे तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें कुछ उपाधियों और राज्यों के प्रकार के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये हम उत्तर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ की। ये हम ईस्ट की बात कर रहे हैं या वेस्ट की, वेस्ट की बात कर रहे हैं। ये हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। राज्यों के प्रकार हैं अलग अलग। जैसे इस वाले उत्तर में जितने भी राज्य होंगे, नॉर्थ में जितने भी राज्य होंगे, उन राज्यों को वैराज्य कहेंगे। वैराज्य याद कर लेना, वैराज्य। और यहां का प्रमुख जो होगा उसे विराट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विराट। ध्यान दे लेना, विराट। हमारे मत्स्य क्षेत्र में, मत्स्य जो जनपद था वहां का राजा विराट था। ध्यान देंगे इस बात पर, ठीक है। दक्षिण वाले जो राज्य हैं वो भोज्य हैं। क्या है? भोज्य। उन राज्यों को क्या कहा जाता है? भोज्य। और वहां का राजा जो होता है वो राजा कहलाता है भोज। राजा क्या कहलाता है? भोज। जैसे दक्षिण के अंदर राजा भोज की कहानी आपने सुनी होगी, तो उन्हें भोज कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना और एक ही बार में आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब जो पश्चिम के, पश्चिम इधर कर लेते हैं अपन, पश्चिम, पश्चिम के जो राज्य हैं उन राज्यों को कहा जाता है, पश्चिम के राज्यों को स्वराज्य। स्वराज्य जैसे राजस्थान और पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र थे वहां के स्वराज्य, और वहां के सम्राट को कहा जाता था सौराठ, यानी राजा का नाम था सौराठ। अब पश्चिम के बाद पूर्व के राज्यों की बात करें, ईस्ट के राज्यों की बात करें, ईस्ट को प्राच्य भी कहते हैं, पूर्व या प्राच्य, प्राच्य, ठीक है। यहां के राज्यों की बात करें तो यहां के राज्य जो है वो साम्राज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साम्राज्य। जैसे मगध साम्राज्य, इस प्रकार से साम्राज्य। और यहाँ के जो राजा थे, इन राजाओं को सम्राट कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। तो राज्य और राजाओं की उपाधियां, यदि ईस्ट में है साम्राज्य, प्रमुख जो राजा होगा सम्राट, ओके। यदि उत्तर में है राज्य का नाम वैराज्य, शासक विराट। पूर्व वेस्ट में है, पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा पंजाब क्षेत्र में स्वराज्य, क्योंकि जनजातियां हैं यहाँ पर, ठीक है, मालव, योद्धे आदि आदि, यहाँ पर स्वराट, ठीक। इसी समय साउथ में भोज्य और राजा का नाम भोज। क्लियर है? ओके। लेकिन इन सबको कोई जीत ले, जो सम्राट को जीत ले, जो सम्राट को जीत ले, जो विराट को भी जीत ले, जो सौराठ को जीत ले, जो भोज को जीत ले, उसे क्या कहेंगे? उसके बारे में पता है कोई किसी दोस्त को? तो जरा बताओ तो, है फटाफट बताओ मुझे, उसे क्या कहेंगे? जो सबको जीत ले उसे क्या कहेंगे? जो समुद्रों से, समुद्र सहित पृथ्वी पर, समुद्र सहित पृथ्वी जीत ले, समुद्र सहित पृथ्वी विजय करने वाला कहलाएगा एक राट। क्या कहलाएगा? एक राट। क्या कहलाएगा? एक राट। ओके, क्लियर। चलिएगा, राजाओं ने अपनी शक्ति जो है वो बढ़ाई और इसके लिए यज्ञों का सहारा लिया, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, राजाओं ने यज्ञों के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ाई, माध्यम से शक्ति बढ़ाई, ठीक है, शक्ति बढ़ाई।
और कितनी यज्ञ इस समय राज्य के लिए किए जाते थे? 5 यज्ञ महत्वपूर्ण थे, इनमें क्वेश्चन आता है। कितनी यज्ञ थे दोस्तों? 5 यज्ञ। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फटाफट लें स्क्रीनशॉट। यस, चलेगा आगे। 5 यज्ञ की बात की मैंने। सबसे पहला जो यज्ञ है वो है राजसूय यज्ञ। कौन सा है दोस्तों? राजसूय यज्ञ। यज्ञ की बात कर रहे हैं, कितनी यज्ञ की बात करेंगे? 5 की। पहला यज्ञ कौन सा है? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। ओके, राजसूय यज्ञ जो है वो कब किया जाता था? जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब किया जाता था। जब नया राजा बनता था, पुराने राजा की मृत्यु हो जाती थी, उसका बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्राधिकार के नियम से उसका बेटा जब राजा बनता तब ये यज्ञ किया जाता था। ओके दोस्तों, चलिएगा। हाँ, पद्मानंद नहीं है, घनानंद है। ओके, हाँ, मैंने समय बता दिया। रामायण महाभारत का विश्वसनीय समय 950 से लेकर के 800 के बीच की घटनाएं हैं, लेकिन वो उस रूप में नहीं उत्खनन से प्राप्त होता जिस तरह से महाकाव्य में वर्णित है। ओके, तो राजसूय यज्ञ किस अवसर पर किया जाता था? तो दोस्तों ये राज्याभिषेक के अवसर पर, राज्य अभिषेक अवसर पर किया जाता था। और राजा 12 रत्नीन के घर जाता था। 12 रत्नीन के घर जाता है और ये 12 रत्नीन राजा को रत्न बलि प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? रत्न बलि प्रदान करते हैं। ओके, ये इस यज्ञ की खास बात है। मौखिक समाचार मैं आपको चाहो तो सुना देता हूं। ठीक, मौखिक समाचार सुन लो, सुनिएगा। नया राजा बनता है तो रत्नीन का समर्थन जरूरी है। बात समझिएगा। एक राजा श्री 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 108 धर्म सिंह जी बैठे थे, उनको कोरोना हो गया। कोरोना हो गया, उनके बेटे थे, रानियां थी 10 और बेटे थे 20 बेटे थे। उनमें अब कौन शासक बने? तो सबसे बड़ा बेटा जो था, सबसे पहले का था, वो थोड़ा सा विलासी था, लेकिन उससे छोटा एक दूसरी रानी का जो बेटा था, जो रानी राजा को बहुत प्रिय थी और राजा उसी को साथ रखता था, उसका बेटा पावरफुल है, वो शासक बनना चाहता है। अब वो क्या करेगा? वो जो रत्नीन यानी कि जो प्रशासक हैं उनके साथ सांठ-गांठ करेगा। एक बड़ा बेटा ये भी, एक बेटा ये भी। और रत्नीन इस समय जो है वो घर जाकर के बैठ जाते थे, आराम से सो जाते थे अपने रत्नीन यानी प्रशासक। पुरोहित वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह जो बड़े बड़े होते थे, सेनानी, भागदूत, संग्रहित्र, सब के सब घर जाकर आराम से सो जाते। अब दोनों बेटे वहां पर जाते, अपना अपना राज्याभिषेक करा करके। अब रत्नीन किसको स्वीकृति देंगे? वही शासक बनेगा। तो इसके बाद ये परंपरा चल पड़ी कि रत्नीन का समर्थन जिसको मिलेगा, प्रशासकों का समर्थन जिसको मिलेगा, वही राजा बनेगा। और फिर नियम चल पड़ा कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य, वही शासक बनेगा। तो यहीं पर तो झगड़ा हुआ क्या? देखो मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। 2 भाई है, एक का नाम है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, ठीक है। दूसरा भाई है पांडु, ठीक है। इसका जो बेटा है वो है दुर्योधन, इसका जो बेटा है वो है युधिष्ठिर। शासक किसको बनना चाहिए था बताओ? शासक किसको बनना चाहिए? फटाफट मैसेज करो ना, अभी तक नहीं है। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी पर ये शासक बनेगा या ये शासक बनेगा, किसका अधिकार था? ए का या बी का? भाई ज्येष्ठ पुत्राधिकार की बात करें तो बात करो। अधिकार इसका बन रहा है क्योंकि बड़ा बेटा धृतराष्ट्र है, वो शासक भी बना है। यह अलग बात है कि अंधा होने के कारण उसने प्रेम से शासन इसको दे दिया कि तू चला ले, लेकिन राष्ट्रपति की तरह नाम तो इसका ही रहा। समझ रहे हो? इसलिए दुर्योधन कह रहा है कि मेरा राज्य है, लेकिन ये ताकतवर है और श्री कृष्ण का इनको साथ है, इसलिए गड़बड़ हो गई। अब आपने इसको क्यों दे दिया युधिष्ठिर को शासन? यहां भावना इसके प्रति क्यों आ रही है? ये आप निष्पक्ष होकर के आपको न्यायाधीश बना दिया गया, आप पहले से तय मत करो कि मैं तो ये सही है ये गलत है।
है ना। तो यही बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इनमें हमेशा लफड़ा होता था, इनमें हमेशा झगड़ा होता था। और इसलिए ऐसे अवसर पर जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तभी इसके पेट में दर्द हुआ था। जब इसने राजसूय यज्ञ किया था तभी इसके पेट में दर्द हुआ था, और तभी ये इंद्रप्रस्थ में गया था। तब द्रौपदी ने बोल मारे थे कि अंधे की औलाद भी अंधी होती है। ठीक है, अपन महाभारत की ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैंने बताया आपको। ज्येष्ठ पुत्राधिकार के रूप में देखें तो सीधी सी बात है, युधिष्ठिर कैसे होगा। ज्येष्ठ पुत्राधिकार की बात करें तो बड़ा बेटा धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र का बेटा जो है वो दुर्योधन है। समझ रहे हो बात। अच्छाई बुराई की वो हमारे मन में है, हमने देखा, हमने वो देखा जो हमें दिखाया गया। ठीक है, हमने वो नहीं देखा कि वास्तव में क्या था। समझ रहे। ओके। हाँ, ये महाभारत आज तक कोई समझ नहीं पाया। ठीक। ओके। तो दोस्तों 12 रत्नीन के घर जाता था। अब आप समझ गए, राजसूय यज्ञ का आयोजन होता था। पंडित जी जो है वो उठा करके मुकुट पहनाते, और इसके बाद में तिलक लगाते, कलंगी लगाते, और इसके बाद में राजा अपना रथ लेता और एक एक रत्नीन के घर जाता। रत्नीन के घर जाता, रत्नी ने उसको समर्थन देगा कि नहीं देगा ये उस पर निर्भर करता है। रत्नी ने उसको समर्थन दिया और कहा कि वाह बहुत बढ़िया, बधाई हो साहब, बधाई हो, बधाई हो आपको, आप राजा बन गए। इसका मतलब ये रत्नीन तो साथ है, और साथ में रत्नीन जो है उसको अपनी तरफ से एक माला सोने की, एक हार या कुछ भी उसको दे देता। उसे क्या कहा जाता था, रत्न बलि। जो क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट। हाँ, जो गिफ्ट दे देता रत्नीन उसे क्या कहा था, उस उपहार को, उस गिफ्ट को क्या कहते थे, रत्न बलि। नहीं समझ रहे। ओके, हाँ ठीक, यस। तो दूसरा जो यज्ञ था, दूसरा जो यज्ञ था राजसूय यज्ञ के बाद में, दूसरा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों कौन सा यज्ञ, अश्वमेध। बस समझ लें आप, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनको यहीं पे समझ लें, खत्म करें इनको। अश्वमेध यज्ञ ये साम्राज्य विस्तार के लिए था, साम्राज्य विस्तार के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए हेतु। इसमें अश्व की बलि दी जाती थी, दी जाती थी। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ गया मैं आई तो मैं बता देता हूं। चलो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो कि अश्वमेध यज्ञ करना ये भारत है, और अश्वमेध यज्ञ करना है, मान लो कि यहाँ के राजा ने अश्वमेध यज्ञ कर दिया, जयपुर वाले ने, तो वो क्या करेगा, अश्वमेध यज्ञ का मतलब कि मैं बहुत पावरफुल हूं। किसी को लड़ने का बहाना ढूंढना, सीधी सी बात यह है, पड़ोसी राज्यों से कैसे लड़े, लड़ने का बहाना ढूंढना। इसलिए क्या करते थे, एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था, एक यज्ञ का आयोजन किया जाता। यज्ञ के आयोजन के बाद एक मजबूत सा घोड़ा छोड़ दिया जाता। घोड़ा जिस जिस जगह जाएगा वो क्षेत्र उस राजा का माना जाएगा जिसने यज्ञ किया। घोड़ा जिधर से गुजरेगा वो क्षेत्र उस राजा का माना जाएगा। घोड़ा चला यहां से पाकिस्तान में घुस गया, अब पाकिस्तान तो जयपुर के नीचे माना जाएगा। पाकिस्तान वाले यदि नहीं मानना चाहते तो इस घोड़े को पकड़ेंगे, तो घोड़े के पीछे सेना रहेगी, सेनापति रहेगा और राजा भी रहेगा खींच खांच के। बोले तुम्हारी हिम्मत है मेरे घोड़े को पकड़ा, तो युद्ध होगा, युद्ध होगा। अब इस राजा की सेना जीत जाएगी तो ये भी अधीनता स्वीकार लेंगे। घोड़ा चलता रहेगा, घोड़ा चलता रहेगा, घोड़ा चलता रहेगा, घोड़ा चलता रहेगा, घूम घाम करके जितने भी क्षेत्र में घोड़ा गया उतने ही क्षेत्र किसका, इस राजा का। ठीक है, चारों तरफ घूम घाम करके साल भर से घोड़ा वापस लौटता, तब तक ओम समर्पयामि यज्ञ चलता रहता, क्योंकि पंडित जी पुरोहित जो है ईश्वर से प्रार्थना करते रहते कि इस राजा की विजय हो और ये चारों दिशाओं का स्वामी बने। देखते ना रामायण में हुआ ऐसा, श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसका घोड़ा और किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि उसके घोड़े के पीछे हनुमान जी गदा लेकर के तैयार थे, और लक्ष्मण जी पूरी सेना के साथ तैयार थी, दुर्योधन और भरत भी तैयार थी। और फिर उनका घोड़ा पकड़ा, राम के दो बेटे थे लव और कुश ने, तब उनसे लड़ने आए। हनुमान जी भी आए, पकड़ के बांध दिया दोनों ने पेट से, लक्ष्मण जी आए, पकड़ के बांध दिया पेट से दोनों ने, और इसके बाद में सबने, तब श्री राम खुद आए, बोले मेरा घोड़ा किसने पकड़ा। तब बाप बेटे लड़ने लगे, तब सीता ने कहा रे ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए, समझ रहे हो, जैसे भारत में ये यज्ञ बहुत तायत से किए गए, हम पढ़ेंगे
जब हम गुप्त काल को पढ़ेंगे तो वह अश्वमेघ समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ किए जाने के साक्ष्य, समझ लो, इसको बातों को यहीं क्लियर कर लो, ठीक है। तो अश्वमेघ, और लास्ट में जो अश्व घूमघाम करके आता वो यज्ञ के अंदर बलि दी जाती, और उसका जो प्रसाद है वो राजा और पुरोहित सबको ग्रहण करना होता था। चलिएगा, तीसरा यज्ञ वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ दोस्तों? वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। दोस्तों वाजपेयी जो यज्ञ है इसमें एक रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़ होती थी, और रथ दौड़ में राजा जीत जाता था, रथ दौड़ में राजा की जीत होती, और इससे क्या होता, राजा का जो भय था उसका भय चारों तरफ फैल जाता था, ठीक है, उसकी महिमा फैल जाती थी, राजा की महिमा मंडन हो जाता, राजा की महिमा चारों तरफ फैल जाती कि राजा तो राजा है भाई, और राजा को कोई नहीं हरा पाया। समझ पा रहे? हां, तो कुल मिलाकर के हाँ, अंतिम अश्वमेघ यज्ञ की बात, बिल्कुल राजस्थान में जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था, बिल्कुल ठीक है, यस यस यस। हाँ, अब अपन यहां जो अश्वमेघ से बाहर निकलो, वाजपेयी यज्ञ में जब राजा थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ने लग जाती ना दोस्तों, सुन लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, राजा की थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ने लग जाती तो कई सेनापति वगैरह कोई दूसरे राज्य के वो लोग गंदी निगाह डालने लग जाते राजा पर, उसके राज्य पर, कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। कई छोटे छोटे जो जागीरदार होते थे, जो प्रशासक होते थे, उनकी नज़र में भी ऐसा लगता था कि यार राजा बूढ़ा हो गया, राजा को हराया जा सकता है। तो ऐसे में राजा पुरोहित के पास जाता है कि लोगों के दिमाग में कुछ शंकाएं आ रही हैं, तो यज्ञ कर। तो वाजपेयी यज्ञ किया जाता। वाजपेयी यज्ञ बहुत शानदार तरीके से पूरा यज्ञ की आहुतियाँ देते देते, और फिर यज्ञ के बाद में पुरोहित जो है वो कई सबको कहता भाई रथ दौड़ हो रही है, रथ दौड़ हो रही है। और रथ दौड़ जब होती तो उसमें राजा को सबसे टकाटक घोड़े दिए जाते हैं, सबसे टकाटक नया एकदम रथ बनाया जाता है, एकदम टकाटक बढ़िया से बढ़िया। और इसके बाद में राजा का जो रथ था उसके बाद में सारे रथों को यूं बराबर करके फिर पुरोहित शंख बजाता, जोर से शंख बजाता, और इसके बाद में जो है रथ दौड़ शुरू होती। अब वैसे तो राजा का रथ ही आगे निकलता क्योंकि सुविधाएं दी गई हैं, और मान लो कि आपकी तरह का कोई जो राज कर्मचारी है उसका रथ आगे निकल रहा है, तो राजा और उसकी जो सेना वो कहती है कि बोले ठीक, तू रथ आगे निकाल रहा है ना, देख लेंगे, शाम को देख लेना। जैसे राजा की उंगली उठती ऐसे तो वो रथ को बेचारा पीछे कर लेता, नहीं 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 राजा साहब आप आगे चलोगे। और शाम होते क्या होता था कि राजा का रथ पक्का, आज तक जितने भी वाजपेयी यज्ञ हुए सब में राजा का रथ आगे निकल गया, और तब चारों तरफ हवा फैल जाती, फिर वो प्रसादी वितरण होती यज्ञ की, फिर चारों तरफ हवा फैल जाती, बोलो राजा वो रथ दौड़ हुई तो राजा जीता। इसका मतलब राजा बुढ़ा नहीं हुआ, राजा भी जवान है, अभी तो जवान है, राजा अभी तो शक्तिशाली है, इसलिए हो गया ना महिमा मंडन। ठीक, बात को समझे? हाँ, अच्छा वाला रथ उसको दे दिया जाता। ठीक है, ओके। चौथा जो यज्ञ होता था दोस्तों, चौथा यज्ञ अग्निहोष्टम यज्ञ था। कौन सा था दोस्तों? अग्निहोष्टम यज्ञ। अग्निहोष्टम यज्ञ। ये देखिए, अग्निहोष्टम जो यज्ञ है इसमें सोमरस का पान किया जाता था, सोमरस तैयार किया जाता था, और ज्यादातर चांदनी रातों में पूर्णिमा को ही ये यज्ञ शुरू होता था। कब होता था? पूर्णिमा को, चांदनी रातों में यज्ञ सोम का पौधे से तैयार किया जाता, और इसमें साथ में पशु बलि दी जाती, और ये यज्ञ कई दिन चलता था, पशु बलि दी जाती थी, और ये राजा के शक्ति वर्धन के लिए होता था। जो शासक होता था, शासक शक्ति वर्धन के लिए किया जाता था, शासक की शक्ति बढ़ाने के लिए, बढ़ाने हेतु किया जाता। ठीक है, राजा की शक्ति, आप समझ गए बात को, कि राजा को जब भी वो थकान हो जाती युद्धों से, इधर कामकाज से, तब वो ये यज्ञ पंडित जी शुरू कर देते, और फिर चांदनी रातों में सोमरस तैयार किया जाता, और इसके बाद मतलब कि दारू सारू पिलाई जाती,
मीट वीट खिलाया जाता, राजा जो था वो ऐसे महसूस करता पी करके कि आप अभी तो मैं जवान हूं, यस, तो बढ़ गई शक्ति, ठीक, तो इसलिए ठीक है। हाँ, ओके दोस्तों, चलिएगा, मुझे आपके मैसेज देख देख करके, आपके हंसी के साइन देख देख करके बहुत हंसी आ रही है कि करते थे 5 एक। ओके, लास्ट की बात करेंगे दोस्तों, पुरुष मेघ यज्ञ। कौन सा है? पुरुष मेघ यज्ञ, ई, पुरुष मेघ यज्ञ, पुरुष मेघो यज्ञ। इसमें एक पुरुष की बलि दी जाती थी दोस्तों। किसकी बलि दी जाती? पुरुष की बलि दी जाती। और इसमें 25 यूप स्थापित किए जाते हैं, 25 यज्ञ के यूप, 25 यूपों को स्थापना की जाती। एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था और फिर एक पुरुष की बलि दी जाती, पुरुष या नर बलि जिसको कहते हैं, दी जाती। उपनिषदों में इस यज्ञ की आलोचना मिलती है। किसकी? पुरुष में यज्ञ की आलोचना मिलती है, लेकिन यह भी राजा अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए। हाँ, ओके, ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो पुरुष में यज्ञ की बलि दी जाती, 25 यूप स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, चलिएगा, 25 यूपों की स्थापना और पुरुष बलि दी जाती, ठीक। तो इस प्रकार से राजा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता, ठीक है। फटाफट ले लें स्क्रीनशॉट। टेक्निकल टीम ध्यान दें, ये यस साहब जो हैं वो दूसरे बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, बाकी बच्चे जो हैं इनको शायद डांट रहे हैं, तो देखें इनको यस के नाम से। ओके दोस्तों, अपन और आगे बात करें तो क्या वास्तव में ऐसा हो गया था कि राजा ही शक्तिशाली हो गया था? क्या राजा चाहता वैसे ही होता? नहीं, राजा के साथ साथ दिखावा भले कितना भी कर लिया जाए, लेकिन जनता भी पावर में होती थी। जब राजा पसंद नहीं आता तो जनता भी राजा को हटा सकती थी। ऐसा साक्ष्य मिला है क्या? हाँ मिला है। साफ बात सुन लो, संजय जो है, संजय, उन संजयों ने अपने राजा दुष्ट ऋतु को हटाया था। तो मैं नोट डाल के लिख रहा हूं आपके, नोट, संजयों ने, ये एक राज्य का नाम है जिसके निवासी संजय कहलाते थे। एक राज्य जिसका उल्लेख उत्तर वेदकालीन साहित्य में है। उनके जो राजा थे दुष्ट ऋतु, अपने शासक दुष्ट ऋतु को हटाया एवं देश निकाला दे दिया। यह भी पूछा गया, देश निकाला दिया, हटाया एवं देश निकाला दिया, ठीक, ठीक है। यानी इसका मतलब कि अभी भी चाहे दिखावा कितना भी हो, हटा दिया जाता था, ठीक है। मैंने आपको यहां पर बताया कि विद्वत जो है वो समाप्त हो चुकी है, विद्वत समाप्त हो गई और सभा और समिति कमजोर हो गई, सभा एवं समिति कमजोर होगी, ठीक है। और अब सभा और समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया, महिला प्रवेश बंद हो गया, महिला प्रवेश इनका बंद हो गया। किसमें? सभा और समिति में। हालांकि हमें, जैसा कि मैंने बताया, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई, प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई, ठीक है। कहा गया, किसमें कहा गया? अथर्वा वेद में कहा गया, अथर्वा वेद में से प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। लेकिन ये दोस्तों सम्मान है, ठीक। अभी हम यहीं 5 यज्ञ पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद के जो 5 महायज्ञ जो वो सामाजिक स्थिति में पढ़ेंगे। हम राजनीतिक पढ़ रहे हैं, यज्ञ नहीं पढ़ रहे हैं।
है ना। जब हम उत्तर वेदकालीन समाज पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक स्थिति में गृहस्थों को कौन कौन से यज्ञ करने पड़ते थे वो वहां पढ़ेंगे, सिस्टम से, टॉपिक की गहनता से। ओके, यस। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक, अब हम बात करेंगे 12 रत्नीन की। मैं नाम लिखूंगा 12 रत्नीन यानी प्रशासन। हेडिंग डाली मैंने, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन। तो दोस्तों खटाखट उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन को क्या कहा जाता था, 12 रत्नीन। और किसमें उल्लेख है, तैत्तिरीय और शतपथ में। किसमें उल्लेख है, तैत्तिरीय, 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 तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण में। इन दोनों के अंदर इस 12 रत्नीन का प्रशासन का उल्लेख है। इसमें कितने शामिल हैं, 12 रत्नीन शामिल है। क्लियर। लेकिन आज चूंकि अपना समय जो है 12 रत्नीन पढ़ने के लायक नहीं है, तो हम ये पढ़ेंगे कल। ओके दोस्तों, अब मैं कराता हूं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। यस, ये जो मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन, इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो आया नहीं है रीट में। ये सब रीट का मैटर है, ये सब पटवारी का मैटर है, ये सब आरएस में आता है। आरएस में और पटवारी में, रीट में एग्जामिनर अलग नहीं होता, वही होता है, वही पेपर बनाता है। इसलिए आप लोग बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों को छोड़ दोगे तो फिर इतिहास विषय को ही छोड़ दिया जाएगा। इसलिए बेसिक चीजें हमें पढ़नी ही होंगी और बेसिक उत्तरों की भी बात कीजिएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस देखिएगा। यस, पहला क्वेश्चन फटाफट देखें। उत्तर वैदिक काल के लक्षण हैं, उत्तर वेद काल के लक्षण, जंगलों को व्यापक रूप से जलाया जाना। टेक्निकल टीम ध्यान दें, ये कोई दीपिका के नाम से आईडी है, तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, फटाफट ब्लॉक्ड। जंगलों को व्यापक रूप से जलाया जाना, लोहा उपकरणों का प्रयोग किया जाना, ऋतुओं का ज्ञान होना और उपयुक्त सभी। फटाफट बताओ। तो उत्तर वेद काल में जंगल साफ किए गए, उत्तर आया। दिनेश जी थैंक यू, आप इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सारे दोस्त विद्वान हो इसलिए आप समझ पा रहे हो। ठीक, अरे वाह, वेरी गुड, डी, शाबाश सभी विद्यार्थियों का। ये हुई बात। यस, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था, वैदिक काल में ग्राम का जो मुखिया था वो कौन था, बताओ फटाफट। ग्रामीणी, वेरी गुड, ये तो कर दिया सबने, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला अग्निहोष्टम, अब आ जाओ यहां पे फटाफट, टफ क्वेश्चन है। अग्निहोष्टम, वाजपेयी, षोडशी आदि किस प्रकार यज्ञ के प्रकार है, अश्वमेघ यज्ञ के, श्रोताधान यज्ञ के, सोम यज्ञ के, स्मार्त यज्ञ के। फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। अश्वमेघ यज्ञ के, श्रोतधान यज्ञ के, सोम यज्ञ के। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके आया, ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा। उत्तर आया नहीं, शाबाश, नहीं आया अभी तक, उत्तर नहीं आया, इसका नहीं आया। यस, इसका नहीं आया, अभी नहीं आया, नहीं आया। अग्निहोष्टम, अग्निहोष्टम में क्या करते हैं, समझ गए। तो किसके प्रकार है, इन सब में सोम पिया जाता था, सोम यज्ञ के प्रकार। ठीक, इन तीनों यज्ञों को क्या कहा जाता है, सोम यज्ञ कहा जाता है। ठीक, अगला दोस्तों, अथर्ववेद में, ये तो कृषि का आ गया, अपन कृषि के बाद पढ़ेंगे। ये लो, वैदिक कालीन पर्वत मूजवंत किसका निवास स्थान था,
तो आप कर देंगे। ये तो बहुत रट्टा हुआ आपका, सोम का चलेगा। ये लो, एक क्वेश्चन ये आया हुआ, राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अब बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, फटाफट बताएंगे। 13वां लिख करके फटाफट मैसेज करें। 13 के अंदर क्या उत्तर दे रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट उत्तर देंगे मेरे दोस्तों। 13 के अंदर, 13 में फटाफट लिख करके देखें सबसे पहले कौन देता है। शाबाश, यस, क्या नाम है? नीरज गया, नीरज पूरा नाम नहीं पढ़ पाया, सॉरी फॉर दैट। आपने सबसे पहले उत्तर दिया। अब सबके दोस्तों क्या हो गए? वेरी गुड। अब आई ना पूरी श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर है राजसूय यज्ञ, क्योंकि रत्न बलि देने के लिए रत्नीन के घर जाता था राजा, इसलिए राजसूय यज्ञ में जो राजा बनता था वो रत्नीन के घर जाता था। इसलिए राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? राजसूय यज्ञ से। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। और मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली बार के जो पेपर्स हैं उनको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यही लेवल अपना एग्जाम का है। और यदि अपने को सिलेक्शन करवाना है तो इतनी चीज़ों को समझना जरूरी है। इसलिए आप आराम से, तफसील से अपने भाग्य को रूपांतरित करने के लिए इसी तरह से गहराई के साथ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो कोई क्वेश्चन गारंटी से गलत नहीं होगा। आज की क्लास इसी के साथ समाप्त। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे पुनः एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम पहले 12 रत्नीन की बात करेंगे और इसके बाद में हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, इसके बाद हम समाज की बात करेंगे। और परसों के दिन यानी कि आज से 2 दिन बाद, कल और परसों, अगली 2 क्लासों के बाद उत्तर वेद काल समाप्त हो जाएगा। तब हम महाजनपद काल की बात करेंगे, फिर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, व्यवस्थित रूप से, सिस्टेमेटिक रूप से आने वाले किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कौन सी जगह से आए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन घूमता है, जैसे यहां घूम गया रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित है, तो वो सब मैं आपको बताता हुआ इसी प्रकार से आपको पढ़ाता रहूंगा। जिन विद्यार्थियों को जरूर अपनी किस्मत को बदलना है, जो पक्का से नौकरी लगना चाहते हैं, जिन्होंने ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ पढ़ना है, ताकत के साथ सिलेक्शन कराना है, वो विद्यार्थियों का मेरी क्लास में पुनः जोरदार स्वागत करता हूं। ओके मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त। दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।